वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। पिछले एक्सप्लेनर में हमने देखा था कि कैसे इयागो ने ओथेलो के दिमाग में शक का एक छोटा सा बीज बोया था। तो चलिए आज एक्ट 4 में घुसते हैं और देखते हैं कि वो बीज कैसे एक जहरीले पौधे की तरह फैलता है जो ओथेलो की समझ, उसकी मोहब्बत और उसकी इज्जत सबका गला घोंट देता है। तो आज के सफर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम ओथेलो के जहर भरे दिमाग की हालत को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे आयागो अपना सबसे क्रूर सबूत पेश करता है। उसके बाद हम मासूम डेस्डेमोना पर लगे इल्जामों के दर्द को महसूस करेंगे और उदासी भरे विलो सॉन्ग की गहराइयों में उतरेंगे। और आखिर में आराम से एनालाइज करेंगे कि ये एक्ट इस कहानी का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आखिर क्यों बन जाता है। एक्ट 4 की शुरुआत ही एक ऐसी सच्चाई से होती है जिसे देखकर सच कहूं तो दिल दहल जाता है। अब ओथेलो अपनी जेलसी से लड़ नहीं रहा है, नहीं, वो पूरी तरह से उसके कब्जे में है। इयागो का साइकोलॉजिकल जहर अपना काम कर चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ ओथेलो की भाषा, उसकी जबान ही जैसे टूट फूट गई है। वो अजीब टूटे फूटे जुमले बोल रहा है जो डेस्डेमोना की बेवफाई की घिनौनी कल्पित तस्वीरों से भरे हैं। वो महान जनरल, वो शानदार लीडर, वो इंसान अब जैसे मर चुका है। उसकी जगह सिर्फ शुद्ध गुस्से और नफरत से भरा एक जिस्म रह गया है। और सोचिए, इसी टूटे हुए बिखरे हुए दिमाग पर इयागो अपना आखिरी और सबसे बड़ा वार करता है। सीन 1 में हम इयागो का मास्टर स्ट्रोक देखते हैं। यहाँ वो ओथेलो को एक ऐसा झूठा सबूत देगा जो उसके दिमाग के सारे दरवाजे बंद कर देगा और वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा। इयागो की चालबाजी यहाँ अपने चरम पर है। देखिए वो करता क्या है। पहले वो ओथेलो को इतना उकसाता है कि उसकी मानसिक पीड़ा एक जिस्मानी दौरे में बदल जाती है। फिर वो कमजोर ओथेलो को छिपकर एक बातचीत सुनने के लिए बिठा देता है। इसके बाद वो बड़ी चालाकी से कैसियो से उसकी मिस्ट्रेस बियांका के बारे में सवाल करता है। और जहर में डूबा ओथेलो, वो हर एक लफ्ज, हर मुस्कान का गलत मतलब निकालता है, ये सोचते हुए कि कैसियो डेस्डेमोना के बारे में गंदे मजाक कर रहा है। ये एक बेहद सोची समझी और दिल दहला देने वाली साजिश है। और ये कोट इयागो के प्लान का पूरा सार है। वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है। वो कहता है, जैसे ही कैसियो मुस्कुराएगा, ओथेलो पागल हो जाएगा। वो समझता है कि ओथेलो की अनबुकिश जेलसी, यानी उसकी अंधी, बिना सोचे समझे वाली जलन, कैसियो की हर मासूम मुस्कान और इशारे को गुनाह का सबूत मान लेगी। इयागो अब ओथेलो को सिर्फ बहका नहीं रहा है दोस्तों, वो उसकी रियलिटी को, उसकी सच्चाई को कंट्रोल कर रहा है। और अंजाम वही होता है जो इयागो चाहता था। प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। जब ओथेलो छिपने की जगह से बाहर निकलता है तो वो पूरी तरह से कायर हो चुका है और उसी रात डेस्डेमोना को मारने की कसम खाता है। इयागो उसे जहर देने का सुझाव देता है, लेकिन ओथेलो इससे भी ज्यादा भयानक फैसला लेता है। वो डेस्डेमोना को उसी बिस्तर पर गला घोंट कर मारेगा जिसे अब वो नापाक समझने लगा है। अब तक ओथेलो का पागलपन बंद कमरे में था, लेकिन अब वो पब्लिक हो जाता है। और कैसे? एक तमाशे की तरह। वेनिस से आए एक दूत लुडविको के ठीक सामने वो डेस्डेमोना को थप्पड़ मारता है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी पल है। इस एक हरकत से ओथेलो की सालों की बनाई इज्जत, उसकी शान, सब कुछ पल भर में मिट्टी में मिल जाता है। इस पब्लिक ह्यूमिलिएशन के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक और भी ज्यादा पर्सनल और कहीं ज्यादा दर्दनाक पल में पहुंचते हैं। अब हम उस दिल तोड़ देने वाले सीन में हैं जहां ओथेलो डेस्डेमोना पर सीधे इल्जाम लगाता है, ऐसे इल्जाम जिनके बारे में डेस्डेमोना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जबान देखिए ओथेलो की, कितनी जहरीली हो गई है। वो कहता है, मैंने तुम्हें वेनिस की वो चालाक वेश्या समझा जिसने ओथेलो से शादी की। ये शब्द, ये इतने जालिम और घिनौने हैं कि डेस्डेमोना सदमे में चली जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर उस इंसान को क्या हो गया है जिससे उसने सब कुछ छोड़कर मोहब्बत की थी। और यहाँ आता है इस प्ले का सबसे बड़ा आयरॉनिक मोमेंट। इस हालत में, इस बेचारगी में डेस्डेमोना मदद मांगने किसके पास जाती है? सोच सकते हैं आप? हाँ, इयागो के पास। वो अपनी बर्बादी के मास्टरमाइंड से ही पूछ रही है कि उसके शौहर को क्या हुआ है। हम ऑडियंस जानते हैं कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन से दिलासा मांग रही है और ये देखना बेहद तकलीफदेह है। और इयागो, वो रुकता नहीं है। सीन के एंड तक वो अपनी शतरंज की बिसात पर एक और चाल चलता है।
वो बेवकूफ़ रोड्रिगो को ये यकीन दिलाता है कि अगर डेस्डेमोना को साइप्रस में रोकना है तो कैसियो को मारना ही होगा। एक बार फिर इयागो अपना गंदा काम करने के लिए एक और मोहरे का इस्तेमाल कर रहा है। इतने शोर, इतने गुस्से, इतने तूफान के बाद एक्ट 4 का आखिरी सीन हमें एक अजीब सी, चुभने वाली खामोशी में ले जाता है। ये एक शांत, उदास लेकिन बेहद अहम सीन है। यहाँ स्टेज पर सिर्फ डेस्डेमोना और उसकी दासी एमिलिया हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। डेस्डेमोना एमिलिया से कहती है, आज रात मेरे बिस्तर पर मेरी शादी की चादर बिछा देना, भूलना मत। कितना ट्रैजिक सिंबलिज्म है यहाँ। अनजाने में डेस्डेमोना अपने प्यार की सबसे पाक निशानी से ही अपनी मौत का बिस्तर तैयार करवा रही है। और फिर डेस्डेमोना वो विलो सॉन्ग गाना शुरू करती है। ये कोई आम गीत नहीं है दोस्तों, ये एक उदास गीत है, एक ऐसी औरत के बारे में जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। और इससे जुड़ी कहानी ये है कि ये गीत उसने अपनी माँ की नौकरानी से सीखा था, जिसकी मौत भी यही गीत गाते गाते हुई थी। ये गीत ये डेस्डेमोना की अपनी किस्मत की एक साफ और दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी है। और इसी सीन में हमें दो बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलती हैं। एक तरफ है डेस्डेमोना की मासूमियत जो पूछती है, क्या तुम सच में मानती हो कि ऐसी औरतें हैं जो अपने पति को इस तरह धोखा देती हैं? और दूसरी तरफ है एमिलिया का प्रैक्टिकल, दुनियादारी वाला नजरिया। वो कहती है, अपने पति को बादशाह बनाने के लिए कौन औरत उसे धोखा नहीं देगी। यहाँ मासूमियत का टकराव दुनिया के तल्ख अनुभव से हो रहा है। तो चलिए अब सब कुछ जोड़कर देखते हैं। जब हम एक्ट 4 के इन तमाम टुकड़ों को एक साथ रखते हैं तो एक साफ तस्वीर उभर कर आती है। ये एक्ट इस कहानी का वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्यों है, जिसके बाद एक दुखद अंजाम के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं। तो इस एक्ट में हुआ क्या? नंबर 1, ओथेलो का साइकोलॉजिकल कोलैप्स पूरा हो चुका है। नंबर 2, उसकी पब्लिक रेप्यूटेशन, उसकी इज्जत बर्बाद हो चुकी है। नंबर 3, डेस्डेमोना की मासूमियत और उसका अकेलापन बेहद दुखद तरीके से साबित हो जाता है। और नंबर 4, कैसियो को मारने की साजिश शुरू हो जाती है। जब ये सारे पीसेस अपनी जगह पर आ जाते हैं तो एक्ट 5 के हिंसा से भरे अंजाम के लिए मंच पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। एक्ट 4 के अंत में क्या इस कहानी का दुखद अंजाम अब तय हो चुका है? क्या इस पॉइंट पर कोई भी कैरेक्टर कुछ भी करके इस भयानक अंजाम को रोक सकता है? इस पर जरूर सोचिए। हम जल्द ही मिलेंगे इस कहानी के दुखद अंजाम यानी एक्ट 5 के एनालिसिस के साथ। तब तक अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।